ठीक है बेटा, तो मैं करता हूँ डिस्कस। हाँ, जो आपके डाउट्स हों उनको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7.1 में गिव द लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए स्फीयर, सिलेंडर, रिंग एंड क्यूब। तो देखिए ये स्फीयर है, ये सिलेंडर, रिंग और क्यूब। तो हमें इनका सेंटर ऑफ मास ढूंढने के लिए वो पॉइंट ढूंढना होगा जिसके अबाउट इसका जो मास है वो सिमेट्रिकल है। तो अगर हमें कोई ऐसा पॉइंट मिलता है जिसके अबाउट मास सिमेट्रिकल होता है, तो वहां पे जो पॉइंट है उसको हम सेंटर ऑफ मास ले सकते हैं। तो इसका सेंटर ऑफ मास हो गया। ठीक है, इसका देखो बेस और इसका जो सेंटर है, जो इसके एक्सिस से होके पास करेगा, तो जो इसका एक्सिस होगा उसके सेंटर को हम इसका सेंटर ऑफ मास ले लेंगे। रिंग का भी ये जो सेंटर है, इसके अबाउट जितना भी मास होगा वो इक्वल डिस्टेंस पे होगा, तो ये उसका सेंटर हो गया। और इसी तरह से इसके जो डायगोनल्स होंगे, इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से कनेक्ट करिए, इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से कनेक्ट करिए। ये वाला जो पॉइंट होगा, तो इसके 8 वर्टिसेस का डिस्टेंस, यानी कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स होगा वो इसका सेंटर ऑफ मास होगा। तो ये जितने भी थे वो अपना जो सेंटर है, जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है, वही इनका सेंटर ऑफ मास होगा, क्योंकि जो टोटल मास है वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बेटा, एक HCl का मॉलिक्यूल दिया हुआ है और उसका सेंटर ऑफ मास पूछा है कि HCl के मॉलिक्यूल का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। तो ये तो एक दो मास सिस्टम की तरह हो जाएगा 7.2 क्वेश्चन। तो देखिए, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन का एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का या HCl का। तो इनका मासेस दिए हुए हैं। ठीक है, तो मास दे रखा है कि जो क्लोरीन एटम है उसका मास 35.5 टाइम्स है। ठीक है, तो अगर हम इसके मास को 1 यूनिट कंसिडर कर लेते हैं, जैसे 1 यूनिट इसके मास को कंसिडर कर लो, तो इसका हो जाएगा 35.5। अगर आप 1 नहीं लेना चाहते हो तो इसको m ले सकते हैं, तो ये 35.5 m हो जाएगा। यानी कि जो हाइड्रोजन एटम है उसका मास हो गया m, और जो ऑक्सीजन एटम है उसका मास हो गया 35.5 m। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दी हुई है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है 1.27 एंगस्ट्रम। तो ये जो डिस्टेंस है, अगर हम इसको x इज इक्वल टू 0 लेते हैं इसकी पोजीशन को, तो इसके एक्सिस के अलोंग हम x एक्सिस कंसिडर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1.27 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम का मतलब हो गया 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो अब इसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बतानी है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो इसी पे आएगा। सपोज करिए कि ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है और इसको आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं डिस्टेंस को, तो इन दोनों के बीच की भी डिस्टेंस आ जाएगी। तो हमें ये x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि x की वैल्यू कितनी होगी, है ना। तो y कोऑर्डिनेट को लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये x एक्सिस पे दोनों मासेस रखे हुए हैं, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो भी x एक्सिस पे होगा। तो सिर्फ x कोऑर्डिनेट ही निकाल लीजिए। तो x हो जाएगा m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो m1x1 ये वाला पार्ट तो खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर m2x2 हो जाएगा 35.5 m, ये तो मास हो गया, इंटू x2 की वैल्यू हो गई 1.27 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो इसको इसमें ऐड करेंगे तो m प्लस 35.5 m, 35.5 m। ठीक है, तो ये रिजल्ट आ जाएगा x इज इक्वल टू 35.5 m इंटू 1.27 इंटू 10⁻⁻10 और डिवाइडेड बाय 36.5 m। ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया और इसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो x की वैल्यू है ये आ जाएगी 1 पूरा कैलकुलेट करेगा तो 1.235 इंटू 10⁻⁻10 मीटर आ जाएगा।
यानी कि 1.235 एंगस्ट्रम। ठीक है, तो इससे 1.235 एंगस्ट्रम डिस्टेंस पे हमें इसका एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, यानी कि इसकी पोजीशन मिल जाएगी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 एक बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में a child sits stationary at one end of a long trolley moving uniformly with speed v on a smooth horizontal floor। जैसे एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर है और इस पे एक ट्रॉली एक वेलोसिटी v से मूव कर रही, ठीक है, और एक चाइल्ड है वो उस पे एक एंड पे बैठा हुआ है। सपोज करो यहाँ पे ये चाइल्ड बैठा हुआ है, ये c जो है वो चाइल्ड इसके एक तरफ बैठा हुआ है। तो अब ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इस पूरे सिस्टम का जो भी सेंटर ऑफ मास होगा उस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v के इक्वल होगी। तो हम इस टोटल मास को इस पॉइंट पे कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, हम जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था सेंटर ऑफ मास वाला, तो उसमें हमने सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया था। ठीक है, अब ये ट्रॉली और जो बच्चे का सिस्टम है उसका जहां पे भी सेंटर ऑफ मास होगा वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब आगे कहता है इफ द चाइल्ड गेट्स अप एंड रन्स अबाउट ऑन द ट्रॉली इन एनी मैन। ठीक है, अब ये बच्चा खड़ा होता है और इसमें ट्रॉली में इधर उधर दौड़ने लगता है, तो वो पूछ रहा है क्या इसके सेंटर ऑफ मास जो है उसका वो चेंज होगा। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ट्रॉली प्लस चाइल्ड सिस्टम। तो ये जो स्पीड इसके मूव करने से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बदलेगी, तो क्या उसकी वेलोसिटी भी बदलेगी। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन ये उठता है कि वेलोसिटी को चेंज करने वाला फैक्टर इसके अंदर है या नहीं है। तो ये जैसे बच्चा उठेगा तो उसके इंटरनल फोर्सेस काम करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें जो ट्रॉली और चाइल्ड का जो सिस्टम है उसमें एक्सटर्नल फोर्स मिसिंग है। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 होगा, और एक्सेलरेशन 0 होगा तो स्पीड भी चेंज नहीं होगी, यानी कि चेंज इन स्पीड 0 होगी। तो अगर चेंज इन स्पीड 0 होगा तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास की जो स्पीड है वो नहीं बदलेगी, स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी सेम। तो बच्चा कैसे भी दौड़ता रहे उससे सेंटर ऑफ मास की स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास की स्पीड एज इट इज रहेगी। ठीक है, तो बच्चा जो दौड़ रहा है इन रनिंग अ चाइल्ड, इंटरनल फोर्सेस आर वर्किंग, तो उसमें इंटरनल फोर्स वर्क कर रहे हैं, एक्सटर्नल नहीं। और एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं होगा तो एक्सेलरेशन नहीं आएगा, इसलिए स्पीड भी नहीं बदलेगी। Therefore, speed of center of mass remains same। तो सेंटर ऑफ मास की स्पीड पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो फोर्थ क्वेश्चन है वो हमने वेक्टर्स में प्रूव किया था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑब्टेन्ड बिटवीन वेक्टर्स a and b is 1/2 of the magnitude of a cross b। ठीक है, ये जैसे फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ये सपोज करिए कि वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, इन दोनों वेक्टर से एक ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल बन गया। तो कहता है कि इसका जो एरिया है वो हमें प्रूव करना है कि इसका एरिया हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। इस वाले पॉइंट को O सपोज कर लीजिए, इस वाले पॉइंट को P सपोज कर लीजिए और इस वाले पॉइंट को Q सपोज कर लीजिए। तो हमें ये प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के हाफ के इक्वल होता है। तो देखिए कि ये जो हाफ ए क्रॉस बी होता है ये किसके इक्वल होता है, हाफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। ये ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है। थीटा कौन सा एंगल होगा, ए और बी के बीच का जो एंगल है वो थीटा होगा।
तो हमें ये प्रूव करना है कि हाफ ए बी साइन थीटा इस ट्राइंगल के एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर हम यहाँ से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, यहाँ से हमने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और ये जो परपेंडिकुलर है ये m हो गया, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल OQP इज इक्वल टू हाफ बेस हो जाएगा OP और हाइट हो जाएगी QM। तो ये OP इंटू QM के इक्वल आ जाए, ठीक है। अब OP की क्या वैल्यू होगी और QM की वैल्यू क्या होगी? OP तो जो है वो A वेक्टर की लेंथ है, तो OP इज इक्वल टू लेंथ ऑफ A वेक्टर यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर। QM की वैल्यू निकालते हैं, तो इस वाले ट्राइंगल से हम QM की वैल्यू निकाल सकते हैं। ऑल्सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसके रिस्पेक्ट में थीटा के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो QM अपॉन OQ साइन थीटा के इक्वल हो जाएगी। तो QM की वैल्यू हो जाएगी OQ साइन थीटा। अब जो OQ है वो क्या चीज है? OQ इज मैग्नीट्यूड ऑफ B, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा के इक्वल। तो QM इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू साइन थीटा। तो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 में इसकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OQP हो जाएगा हाफ OP की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ A और फिर QM की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा। तो ये बन गया हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B, ठीक है। और ये प्रूफ हो गया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल OQP इज इक्वल टू हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया बेटा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 के ऊपर। तो इसमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट A डॉट B क्रॉस C ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड को डिनोट करता है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7.5 देखिए। A डॉट B क्रॉस C is equal to magnitude to the volume of the parallelepiped form on 3 vectors। तो देखिए हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं A डॉट B क्रॉस C की, और इससे हमें प्रूव करना है कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो वॉल्यूम के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। तो सबसे पहले B क्रॉस C को देखते हैं कि B क्रॉस C क्या चीज है। तो सपोज करिए कि किसी प्लेन के अंदर ये दो वेक्टर्स हैं, एक B है और एक C है, ठीक है। ये दो वेक्टर्स हो गए B और C। इनका अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये इनके परपेंडिकुलर एक वेक्टर होगा। तो ये वाला वेक्टर हो गया B क्रॉस C, ठीक है। तो B क्रॉस C A के भी परपेंडिकुलर होगा और जो B क्रॉस C है वो B के भी परपेंडिकुलर होगा। अब इसकी ज्योमेट्री को देखते हैं कि इसकी ज्योमेट्री से हमें क्या मिलेगा। तो देखिए ये जो B क्रॉस C है इससे हम एक पैरेललोग्राम बना सकते हैं। ये पैरेललोग्राम होगा। अभी हमने ये प्रूव किया था कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो ट्राइंगल के एरिया को बताता है। तो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये इस पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। तो ये वाला जो पैरेललोग्राम होगा इसको नेम कर देता है। ये हो गया O, इस वाले पॉइंट को B ले लीजिए, इस वाले पॉइंट को C ले लीजिए और इस वाले पॉइंट को कोई नाम रख दीजिए जैसे D। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OBDC, इसको हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ B क्रॉस C, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है ये इसके मैग्नीट्यूड को डिनोट करेगा, एरिया के मैग्नीट्यूड को, पैरेललोग्राम के एरिया के मैग्नीट्यूड।
और इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है बी और सी का, वो एक तीसरा वेक्टर होगा जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि इस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। वो बी वेक्टर और सी वेक्टर दोनों के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो ये बी क्रॉस सी तो हम समझ गए बी क्रॉस सी क्या है। अब हम एक तीसरा वेक्टर देखते हैं, ए वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये सपोज कर लिया कि ये कोई तीसरा वेक्टर है ए, तो ये बी क्रॉस सी के साथ कुछ एंगल बनाएगा। ठीक है, तो हमने ये सपोज कर लिया कि ये जो बी क्रॉस सी के साथ थीटा एंगल बनाता है। ठीक है, और अब इन तीनों वेक्टर से हम एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इसके पैरेलल हमने और ये वेक्टर्स बना दिए, ये वेक्टर्स बन गए इस तरह से, और ये एक 3 डायमेंशनल फिगर बन गई। तो अगर ये सीधा होता तो ये क्यूबॉइड होता है ना। अब ये कुछ टिल्ट कर रहा है, कुछ तिरछा 3 डायमेंशनल फिगर, जैसे बॉक्स को टिल्ट कर दिया आपने, तो ये इस तरह की 3 डायमेंशनल यूनिफॉर्म फिगर बन गई। इसको हम बोलते हैं पैरेललोपाइड। दिस इज कॉल्ड पैरेललोपाइड। तो जो क्यूबॉइड या क्यूब होते हैं वो भी पैरेललोपाइड होता है, लेकिन वो सीधे होते हैं नीचे से ऊपर तक, उसमें ये वाला एंगल 0 होता है। ये थोड़ा टिल्ट करा हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए कि ये जो डॉट प्रोडक्ट है ये किस चीज को डिनोट करेगा। ठीक, अब हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो अब यहां से हम इस पे परपेंडिकुलर एक ड्रॉप करते हैं। इसका फॉर्मूला हमें पता होता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड इज एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो जितना इस बेस का एरिया होगा उसको हाइट, हाइट कौन सा होगा, इस वाले पॉइंट को अगर हम ए लेते हैं, ये एम, तो ये ए एम इसकी हाइट होगी। तो यहां से अगर इस पे परपेंडिकुलर डालोगे और बेस के एरिया के साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमें इसका वॉल्यूम मिलेगा। लेकिन अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि ए डॉट बी क्रॉस सी किसके बराबर है। तो देखिए, अगर हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं तो हम ये जो ओ ए है इसको एन सपोज कर लीजिए। इस वाले ट्राइंगल में देखिए, ये वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओ ए एन, बेस हो गया ओ एन और ये हो गया ओ ए, ये कॉस थीटा के इक्वल होगी। तो ओ एन की वैल्यू हो गई ओ ए कॉस थीटा। अब ओ ए तो क्या है, अब देखिए जो ओ एन है वो किसके इक्वल है, ओ एन इज इक्वल टू ए एम, और जो ओ ए है वो ए का मैग्नीट्यूड हो गया ए कॉस थीटा। तो जो हाइट है वो ए कॉस थीटा हो जाएगा। अब हम इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी क्रॉस सी, सॉरी ए डॉट बी क्रॉस सी की वैल्यू निकालते हैं। तो ये जो बी क्रॉस सी है ये एक वेक्टर है, ये वाला वेक्टर बी क्रॉस सी। अगर आप इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो बी क्रॉस सी इस डायरेक्शन में आएगी, और ये वाला जो वेक्टर है ये वेक्टर ए है। तो ये जो ए वेक्टर और बी क्रॉस सी है इन दोनों के बीच में थीटा एंगल है, तो इसका आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कॉस थीटा हो। तो ये इसकी वैल्यू आ गई। अब इसमें देखिए कि जो बी क्रॉस सी है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो बी क्रॉस सी क्या है, बी क्रॉस सी इस पूरे का एरिया का मैग्नीट्यूड है। तो ये जो बी क्रॉस सी है ये हो गया एरिया ऑफ बेस। ठीक है, तो ये जो पैरेललोग्राम बेस है उसका एरिया हो गया इनटू कॉस थीटा। तो अगर इसमें से एरिया ऑफ बेस को हम अलग कर लें, यानी कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को अलग कर लें, तो क्या बचेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा बचेगा। और ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा है ये किसके इक्वल है, ए एम के इक्वल है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इनटू ए एम। ठीक है, और ये जो हाइट है ये हाइट किसके बराबर है, ए एम के इक्वल ही तो है। तो ये जो एरिया ऑफ बेस पैरेललोग्राम होगा, इसको अगर इसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड मिलेगा, है ना। तो ये फॉर्मूला बन गया वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड।
ठीक है, तो अगर 3 एडजेसेंट ट्राइंगल्स हैं और उनसे आप एक 3 डायमेंशनल शेप का एक बनाते हो, बॉक्स जैसी स्ट्रक्चर बनाते हो, तो उससे हमें डॉट 2 का क्रॉस प्रोडक्ट और उसको तीसरे के साथ डॉट करोगे, इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप को बताता है। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। 1 मिनट होल्ड करना जरा, मैं इंक डालूं मार्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक तरह से वेक्टर्स का रिवीजन है। इसमें कहता है फाइंड द कंपोनेंट अलोंग द xyz एक्सिस ऑफ द एंगुलर मोमेंटम l ऑफ अ पार्टिकल whose पोजीशन वेक्टर इज r। ठीक है, तो सपोज करो कोई पार्टिकल है, उसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। जैसे ये पार्टिकल है, इसका पोजीशन वेक्टर तो ओरिजिन से इसको स्टार्ट करेंगे, ये r की वैल्यू दी हुई और इसके xyz डायरेक्शन में कंपोनेंट्स xyz दिए हुए हैं। तो इस पोजीशन वेक्टर को हम लिख सकते हैं xi प्लस yj प्लस zk। तो ये पोजीशन वेक्टर हो गए। फिर आगे कहता है कि एंड मोमेंटम इज p विद कंपोनेंट्स px py pz। अब इस पार्टिकल का जो मोमेंटम है उसके भी कंपोनेंट्स दिए हुए हैं। तो px उसका कंपोनेंट हो गया तो pxi कैप, py कंपोनेंट हो गया तो pyj कैप और फिर pz, यानी कि दोनों की वैल्यू कंपोनेंट फॉर्म में दी हुई है। सो दैट इफ द पार्टिकल मूव्स ओनली इन द xy प्लेन। अभी कहता है कि पार्टिकल सिर्फ xy प्लेन में मूव करता है। तो अगर xy प्लेन में मूव करेगा, इफ पार्टिकल मूव्स इन xy प्लेन, तो सिर्फ xy प्लेन में मूव करता है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो xy प्लेन में होगा तो z 0 हो जाएगा, और क्योंकि xy प्लेन में मूव करेगा तो वेलोसिटी भी xy प्लेन में होगी, तो इसलिए मोमेंटम भी xy प्लेन में होगा। तो इस वजह से मोमेंटम का भी z कंपोनेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो पार्टिकल अगर सिर्फ xy प्लेन में मूव करता है तो z पोजीशन वेक्टर का z कंपोनेंट भी 0 हो जाएगा और pz भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो z की वैल्यू भी 0 हो गई और pz की वैल्यू भी 0 हो गई। तो ये हो जाएगा z की वैल्यू 0 और ये pz की वैल्यू 0। ठीक, अब उसमें प्रूफ करना है, शो दैट इफ द पार्टिकल मूव्स इन द xy प्लेन द एंगुलर मोमेंटम हैज ओनली अ z कंपोनेंट। तो फिर जो एंगुलर मोमेंटम है उसमें सिर्फ z कंपोनेंट होगा। तो अगर हम एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं तो ये r क्रॉस p होगी। ठीक है, तो ये r और p दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं r क्रॉस p की, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। डिटरमिनेंट मेथड लगाते हैं ij के, फिर पहले r के कंपोनेंट्स लिखें। तो r के कंपोनेंट हो जाएंगे x y z, z 0 हो गया तो ये x y 0 हो गया। फिर p के कंपोनेंट्स लिखेंगे तो p के कंपोनेंट्स हो जाएंगे px py 0, तो ये हो गया px py 0। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए। तो ये i पॉजिटिव लेते हैं, इसको छोड़ दीजिए तो y 0 py 0, फिर ये माइनस j, इसको और इसको छोड़ दीजिए तो x 0 और px 0, फिर प्लस के, इसको और इसको छोड़ दीजिए तो ये एक्स वाई और ये पी एक्स पी वाई होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से, तो 0 माइनस 0 हो जाएगा। ऐसे ये भी 0 माइनस 0 हो जाएगा।
और ये k इंटू x इंटू पी वाई माइनस वाई इंटू पी एक्स। तो देखिए ये 0 तो 0 माइनस 0 प्लस k इंटू x इंटू पी वाई माइनस वाई इंटू पी एक्स। तो ना इसमें i का कोई कंपोनेंट है ना j का कोई कंपोनेंट है। इसका मतलब जो एंगुलर मोमेंटम है वो सिर्फ k यानी कि z एक्सिस के डायरेक्शन में होगा। तो therefore angular momentum has only a z component. तो therefore L vector यानी कि angular momentum has only a z component. तो angular momentum में सिर्फ एक z component। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये था क्वेश्चन नंबर 7.6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, two particles each of mass m and speed v travel in opposite directions along parallel lines separated by a distance d. Show that the vector angular momentum of the two particle system is same whatever be the point about which the angular momentum is taken. ठीक है, तो दो पार्टिकल हैं जो पैरेलल लाइन में चल रहे हैं एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो और उनका जो मास है उन दोनों का मास भी इक्वल है। सपोज करिए कि ये एक पार्टिकल है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये दूसरा पार्टिकल है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो दोनों की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट है। और हमें ये प्रूव करना है कि जो एंगुलर मोमेंटम है इस सिस्टम का, यानी कि दोनों का जो कंबाइंड एंगुलर मोमेंटम होगा, इज सेम व्हाटएवर बी द पॉइंट अबाउट विच द एंगुलर मोमेंटम इज टेकन। यानी कि जिस पॉइंट के अबाउट, यानी कि पॉइंट ऑफ रोटेशन जो भी होगा वो उसकी पोजीशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो हमने सपोज करा ऐसे ही एक रैंडम ये पॉइंट ऑफ रोटेशन O कंसिडर कर लिया कि हम इस O पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे, और वो जो एंगुलर मोमेंटम है वो इसके डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए। मतलब अगर हम इसके डिस्टेंस को x लेते हैं तो ये x के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। इन दोनों के बीच की जो भी डिस्टेंस है, सपोज करो ये वाली डिस्टेंस d दी हुई है, तो ये इसकी पोजीशन से इंडिपेंडेंट होगा, मतलब x का इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक्सिस बना लेते हैं इनकी डायरेक्शंस को, क्योंकि जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी डायरेक्शन के लिए हमने इसको y एक्सिस सपोज कर लिया कि तो ये इस वाले, सपोज करिए कि इसका मास m है और इसका मास m है, तो ये वाली जो डायरेक्शन है ये नेगेटिव y एक्सिस की हो गई और इसकी जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव y एक्सिस की होगी। तो इनका मोमेंटम देखिए कि इसका मोमेंटम कितना होगा। तो इसके मोमेंटम को अगर हम देखेंगे p1, तो सपोज करिए कि इसकी वेलोसिटी v है और इसकी वेलोसिटी भी v है, दोनों सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, है ना, दोनों की स्पीड v है। तो इसका जो मोमेंटम होगा m इंटू v, वो तो नेगेटिव साइड में होगा यानी कि माइनस जे कैप, और इसका जो मोमेंटम होगा p2 वो पॉजिटिव साइड में होगा यानी कि m इंटू वी इंटू जे कैप। अब इसका पोजीशन वेक्टर देखें, तो अगर हम इसका पोजीशन वेक्टर देखेंगे तो इसकी O से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, तो इसका पोजीशन वेक्टर निकालेंगे r, तो r1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, r1 इज इक्वल टू x इंटू आई कैप, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है r2 वो कितना हो जाएगा, x प्लस डी, तो ये हो जाएगा x प्लस डी इंटू आई कैप।
तो हमें इसका टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम निकालिए और इसका एंगुलर मोमेंटम और दोनों का वेक्टर सम कर दीजिए। तो पहले वाले का एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा? इसका एंगुलर मोमेंटम हो गया r1 क्रॉस p1 और इसका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा r2 क्रॉस p2। तो r1 की वैल्यू हो गई xi कैप और p1 की वैल्यू हो गई mv इंटू माइनस जे कैप। फिर r2 की वैल्यू हो गई x प्लस डी आई कैप और p2 की वैल्यू हो गई mv इंटू जे कैप। तो देखिए जो i क्रॉस g होता है, i क्रॉस j, ये रूल्स होता है क्रॉस प्रोडक्ट के, i क्रॉस j इज इक्वल टू k, j क्रॉस k इज इक्वल टू i और k क्रॉस i इज इक्वल टू j। और अगर इसको रिवर्स करेंगे तो j क्रॉस i हो जाएगा, j क्रॉस i इज इक्वल टू माइनस k क्रॉस j इज इक्वल टू माइनस i एंड i क्रॉस k इज इक्वल टू माइनस j। तो यहां से देखिए ये i क्रॉस j ये हो जाएगा x इंटू एम बी इंटू माइनस k कैप, i क्रॉस j इज इक्वल टू k कैप, और ये हो जाएगा m इंटू एक्स प्लस डी इंटू आई क्रॉस j हो जाएगा k कैप। तो इन दोनों में से k कैप कॉमन आ जाएगा, तो ये माइनस एक्स एम बी हो जाएगा। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो एम बी एक्स प्लस एम बी इंटू डी के इक्वल हो जाएगा इंटू के कैप। ये एम बी एक्स से एम बी एक्स कैंसिल हो गया और इसकी वैल्यू हो जाएगी एम वी डी इंटू के कैप। अब आप देखिए कि ये एक्स से इंडिपेंडेंट है, यानी कि एक्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तो हो जाएगा m इंटू वी इंटू डी इंटू के कैप एंड दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो x का क्या मतलब है कि इसका जो मोमेंटम है हम किस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम किस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं। तो इसमें आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि एंगुलर मोमेंटम होता है r क्रॉस p, इसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ मोमेंटम, और इसमें क्रॉस प्रोडक्ट के रूल लगेंगे जो क्रॉस प्रोडक्ट हमने सीखा था जब वेक्टर्स पढ़ा था। ठीक है, तो उसकी एक एप्लीकेशन इसके अंदर है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7.8, a non-uniform bar of weight W is suspended at rest by two strings of negligible weights as shown in figure। तो देखिए एक बार है और उसका वेट दिया हुआ है W, जैसे ये सपोज करिए कोई बार है और उसका वेट W है, इसको इस तरह से दो रोप से सस्पेंड करा हुआ है। ये बार की जो लेंथ है वो 2 मीटर दी हुई है, ये टोटल लेंथ है 2 मीटर। The angles made by the string with the vertical are 36.9 डिग्री, तो ये देखिए 36.9 डिग्री है, आप इसको 37 डिग्री ले सकते हैं।
और दूसरा जो है 53.1 डिग्री, इसको आप 53 डिग्री ले सकते हैं, क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्री में 37 और 53 डिग्री की वैल्यूज पता होती हैं। वो एक्चुअली 36.9 डिग्री की वैल्यू ही होती है, जिसको हम 37 कंसिडर कर लेते हैं। कैलकुलेट द डिस्टेंस d ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बार फ्रॉम इट्स लेफ्ट एंड। तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा बार का, सपोज करिए कि इसका वेट यहाँ पे है, तो इसकी लेफ्ट हैंड से, जो लेफ्ट हैंड है, इससे कितनी डिस्टेंस होगी। मान लीजिए कि ये इसका वेट है, तो इसकी लेफ्ट हैंड से हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो देखिए ये जो बार है ये रेस्ट पे, ये फिगर इस तरह से दी हुई है, रेस्ट पे है। इसका ये मतलब हुआ कि ये कहीं ना तो मूव कर रही है ना ये रोटेट कर रही है। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी है। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तो हम फोर्सेस को बैलेंस करते हैं, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हम टॉर्क्स को बैलेंस करते हैं। तो एक इसमें फोर्स बैलेंस की इक्वेशन बनेगी और एक टॉर्क बैलेंस की इक्वेशन बनेगी, और उन दोनों को सॉल्व करके हम इसकी पोजीशन कैलकुलेट कर पाएंगे कि पोजीशन कितनी है। तो अगर हम इसको d कंसिडर करते हैं कि भाई ये वाली जो डिस्टेंस है ये d है, तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी 2 माइनस d। ठीक है, अब इसके फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। तो इसमें कौन कौन से फोर्सेस लगे हुए हैं। एक तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे इसका वेट नीचे की तरफ होगा, फिर हमें यहाँ पे इस वाले रोप में एक टेंशन होगी और इस वाले रोप में एक टेंशन होगी। टेंशन हमेशा अंदर की तरफ लगेगी, तो इस पे एक तो ये टेंशन होगी T1 और इस पे होगी टेंशन T2। ठीक है, क्योंकि रोप अलग अलग है तो दोनों में टेंशन भी अलग अलग होगी। अब ये वाला जो एंगल है, इसके T1 के हम कंपोनेंट ब्रेक कर लेंगे। इस एंगल को हम थीटा सपोज कर लेते हैं कि ये थीटा एंगल है। ठीक है, इसको हमने थीटा सपोज कर लिया, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो इसके कंपोनेंट थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा वो तो हो जाएगा T1 cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा वो T1 sin थीटा हो जाएगा। इसी तरह से इस एंगल को हमने फाई कंसिडर कर लिया, तो ये वाला एंगल जो है ये भी फाई हो जाएगा, और इसका ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा T2 cos फाई, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा T2 sin फाई। ठीक है, अब इसके ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को देखते हैं। तो फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, इसके दोनों तरफ के जो फोर्सेस हैं वो इक्वल होंगे। तो इस तरफ का और इस तरफ का फोर्स, तो T1 sin थीटा तो हो जाएगा T2 sin फाई के इक्वल। तो एक इक्वेशन तो बनेगी T1 sin थीटा इज इक्वल टू T2 sin फाई, और दूसरी इक्वेशन बनेगी कि इसके जो ये ऊपर वाले जो फोर्सेस हैं वो नीचे वाले फोर्स को बैलेंस करेंगे, यानी कि W की वैल्यू हो जाएगी T1 cos थीटा प्लस T2 cos फाई। ठीक है, ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ गए ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से। अब ऐसे ही रोटेशनल इक्विलिब्रियम, तो हम वो पॉइंट कंसिडर करते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक है, जहां पे कोई फोर्स पास करे ताकि उसके टॉर्क को हमें कैलकुलेट ना करना पड़े। तो अगर हम इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेते हैं, ठीक है, तो W यहां से W का टॉर्क 0 हो जाएगा, और बाकी के जो फोर्सेस बचे हुए हैं उनका टॉर्क हम कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। तो G पॉइंट को लेते हैं, और G पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क बैलेंस की इक्वेशन बनाते हैं। फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम अबाउट G, तो G पॉइंट वैसे किसी भी पॉइंट के अबाउट ले सकते हैं, तो हमने G पॉइंट के अबाउट इक्विलिब्रियम की इक्वेशन बनाई। तो देखिए ये जो T1 sin थीटा है ये G से पास हो रहा है, जो T2 sin फाई है वो G से पास हो रहा है, और ये जो W है ये भी G से पास हो रहा है। तो G से जाने वाले जो फोर्सेस हैं ये तीन फोर्सेस तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बचे कौन कौन से, T1 cos थीटा। तो T1 cos थीटा के फोर्स की डायरेक्शन देखो, तो उसकी जो नेचर है वो क्लॉकवाइज रोटेशन की है। और अगर T2 cos फाई को देखोगे तो इधर अगर फोर्स लगाओगे तो इसके अबाउट इस तरफ ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी।
तो जो क्लॉकवाइज रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को बैलेंस करता है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज टॉर्क को हम एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के इक्वल रख देंगे, तो यहाँ पे ये T1 cos थीटा हो जाएगा, T1 cos थीटा फोर्स हो गया और इसकी ग्रेविटी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई d, तो T1 cos थीटा इंटू d, और इसी तरह से ये हो जाएगा T2 cos फाई इंटू, इससे इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 माइनस, तो ये क्लॉकवाइज टॉर्क हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हो गया, ये तीसरी इक्वेशन हो गई। अब इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें d की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो d को कैलकुलेट करने के लिए हम T1 और T2 को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि T1 और T2 की वैल्यू तो दी नहीं हुई है। तो T1 और T2 की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो T1 T2 को एलिमिनेट कर सकते हैं। थीटा और फाई गिवन है और इससे हम cos थीटा और cos फाई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो T1 T2 को जैसे ही एलिमिनेट करेंगे तो हमें d की वैल्यू मिल जाएगी। तो T1 और T2 को एलिमिनेट करने के लिए ये जो फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन है, इनको अगर डिवाइड कर दिया जाए तो ये T1 और इधर से T2 कैंसिल हो जाएगा। तो इन दोनों इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन से डिवाइड कर दीजिए, तो ये T1 से T1 कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा साइन थीटा अपॉन d cos थीटा, और इधर से ये T2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा साइन फाई अपॉन 2 माइनस d cos फाई, तो ये 1 अपॉन d साइन थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा हो गया, और ये 1 अपॉन 2d 2 माइनस d साइन फाई अपॉन cos फाई tan फाई हो। अब जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी है, 1 बाई डी, थीटा की वैल्यू है 37 डिग्री, तो ये tan 37 डिग्री होगी, और फाई की वैल्यू है 53 डिग्री, तो 1 अपॉन 2 माइनस डी और tan फाई हो गया tan 53 डिग्री। तो देखिए ये जो 37 53 है, ये 3 4 5 साइड वाली ट्राइंगल्स बनते हैं। जैसे 37 और 53 का आप ट्राइंगल बनाओगे तो उसमें जो साइड्स होंगी वो 3 4 और 5। अब किसमें 37 किस तरफ होगा और 53 किस तरफ होगा, उसको याद करने का तरीका है कि जैसे 1037 है ना, तो जो 1037 है वो 1045 से कम होगा, यानी कि 1 से कम होगा, तो उसकी वैल्यू 3/4 होगी। तो 1037 इज इक्वल टू 3/4, यानी कि 37 ये वाला एंगल होगा, तब इसकी वैल्यू 3/4 के इक्वल होगी, और 53 डिग्री ये वाला एंगल। तो 1037 1045 1 होता है, हमें पता होता है, तो 1037 की वैल्यू 1 से कम होगी, यानी कि 3/4 के इक्वल, और 53 45 डिग्री से ज्यादा है तो उसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, यानी कि 4/3 आएगी, और हाइपोटेन्यूज का रोल 10 के अंदर नहीं होगा, तो 5 से तो 10 का कोई मतलब नहीं है, ना तो 1037 में 5 आएगा, ना 1053 में 5 आएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये 9 3 3 जा 9 इंटू 2 माइनस डी इज इक्वल टू 16 इंटू डी, तो 18 माइनस 9d इज इक्वल टू 16d, 18 इज इक्वल टू 25d, तो d की वैल्यू हो जाएगी 18 अपॉन 25। इसको डिवाइड करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसको हम 100 बना लें, 4 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, तो ऊपर हो गया 72, नीचे हो गया 100, तो 72/100 इज 0.72 मीटर। तो इस वाले पॉइंट से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो डिस्टेंस है वो 0.72 मीटर के इक्वल आ जाएगी, यानी कि 72 सेंटीमीटर आ जाएगी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है। A car weighs 1800 kg. The distance between its front and back axle is 1.8 मीटर। एक्सल एक रॉड होती है जो दोनों व्हील को आपस में कनेक्ट करती है ना, उसके एक्सिस के अलोंग जो रॉड जो दोनों को आपस में कनेक्ट करके रखती है, दैट इज कॉल्ड एक्सल।
तो फ्रंट और बैक एक्सल जो है उनके बीच में 1.8 मीटर का डिस्टेंस दिया हुआ है और इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो 1.05 मीटर है फ्रंट एक्सल से। तो डिटरमाइन द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लेवल ग्राउंड ऑन ईच फ्रंट एक्सल एंड ईच बैक व्हील। फ्रंट व्हील और बैक व्हील पे हमें कैलकुलेट करना है कि कितना फोर्स लगेगा ईच व्हील। तो देखिए जो ग्राउंड की रिएक्शन होगी वो वेट की वजह से आती है। जैसे सपोज करिए कि ये एक एक्सल है, ये दोनों का वेट इन दोनों टायर्स पे होता है, ठीक है। जो कार होगी उनका वेट दोनों फ्रंट टायर्स पे आएगा और दोनों बैक टायर्स पे होगा, ठीक है। तो ये एक्सल पे अगर सपोज करिए कि इस पे जो इसकी रिएक्शन है ग्राउंड की रिएक्शन, ये ग्राउंड के ऊपर होंगे तो ग्राउंड की रिएक्शन इसके ऊपर होगी कितनी। तो इन दोनों के रिजल्टेंट को अगर हम NF लिखें, अगर हम इन दोनों के रिजल्टेंट को NF लिखेंगे तो NF इसके सेंटर पे लगेगा, ठीक है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है NF वो इसके एक्सल के सेंटर पे आएगा। इसी तरह से इन दोनों का जो रिएक्शन है वो NB वो इसके सेंटर पे आएगा। तो ये वाला जो है वो इसका हाफ हो जाएगा क्योंकि दोनों इसको शेयर करेंगे तो NF/2 और NF/2। तो हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, NF/2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ऐसे ही ये जो NB टोटल रिएक्शन है ये दोनों टायर्स शेयर करेंगे तो इसके ऊपर रिएक्शन आएगा NB/2 और इसके ऊपर भी रिएक्शन आएगा NB/2। तो उसने हर एक व्हील की पूछी है और इसमें ये दिया हुआ है कि इन दोनों के बीच में, ठीक है, ये जो दोनों व्हील्स है इन दोनों के बीच में जो इसका ग्रेविटी का यानी कि जो कार का टोटल वेट होगा वो फ्रंट एक्सल से, ये एक्सल से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ये 1.05 मीटर दिया हुआ है, 1.05 मीटर। और जो टोटल डिस्टेंस दे रखी है वो 1.8 मीटर दी हुई है। मतलब ये जो टोटल डिस्टेंस है फ्रंट एक्सल से बैक एक्सल की ये 1.8 मीटर। तो यहाँ पे कितना रह गया 0.75 मीटर रह गया, ठीक है। तो पहले तो हम इसकी NF और NB की कैलकुलेशन करेंगे और फिर NF और NB को 2 से डिवाइड कर देंगे तो फ्रंट जो व्हील है उस पे नॉर्मल रिएक्शन NF/2 हो जाएगा, इसका भी NF/2 आ जाएगा। तो अभी जो सिंपल सी सिचुएशन है वो ये कि जो फ्रंट व्हील्स हैं दोनों मिला के वो NF उनका नॉर्मल रिएक्शन हो गया, जो बैक व्हील्स हैं उनका NB हो गया। तो अगर एक व्हील का निकालना है तो NF को 2 से डिवाइड कर देंगे और पीछे वाले व्हील का निकालना है तो NB को 2 से डिवाइड कर देंगे। ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे इसका टोटल वेट होगा बैलेंस्ड। इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो 1.8 मीटर, इसलिए ये 1.05 मीटर डिस्टेंस हो गई और ये 0.75 मीटर डिस्टेंस हो, ठीक है। अभी जो कार है ये रेस्ट पे है तो इसका मतलब है कि इसके जितने भी फोर्सेस हैं और टॉर्क है वो बैलेंस्ड है, ठीक है। तो इसमें भी बिल्कुल इसी तरह से फोर्सेस को बैलेंस करेंगे और टॉर्क को बैलेंस करेंगे, दो इक्वेशंस बनेंगी और इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम NF और NB की वैल्यू निकालेंगे। फिर उससे NF/2 आ जाएगा और NB/2 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं सिर्फ इक्वेशन बना रहा हूं, पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, सॉल्व आप करिएगा। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस बनाइए। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में ये जो फोर्सेस हैं एक तरफ के फोर्स यानी कि अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस करेंगे तो ये NF प्लस NB किसके इक्वल हो जाएगा, वेट ऑफ कार यानी कि W के इक्वल हो जाएगा। 1800 kg तो W हो जाएगा M इंटू जी। M दिया हुआ है 1800 kg और G हो गया 9.8, ठीक है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई NF और NB में। फिर रोटेशनल इक्विलिब्रियम की, तो देखिए ये अगर हम G को लेते हैं सेंटर ऑफ मास, ठीक है, इसके अबाउट, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम अबाउट G, तो G के अबाउट हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम लेंगे तो हमें NF में और NB में एक और इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। तो G के अबाउट रोटेशनल इक्विलिब्रियम ले लीजिए तो W का तो 0 हो जाएगा, इसकी जो नेचर है वो क्लॉकवाइज रोटेशन की होगी और NB की जो नेचर है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन की होगी, ठीक है।
तो जो क्लॉकवाइज टॉर्क है वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के इक्वल होगा, तो क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो क्लॉकवाइज टॉर्क देखते हैं, तो ये एनएफ की जो डिस्टेंस है वो 1.05 मीटर के इक्वल होगी, तो एनएफ इंटू 1.05, और जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है उसका हो जाएगा एनबी इंटू 0.75। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन होगी। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आप एनएफ और एनबी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो जब एनएफ और एनबी की वैल्यू आ जाएगी, तो एनएफ और एनबी की वैल्यू आने के बाद इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो दोनों व्हील्स का नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा NF/2 करने से, और NB/2 करने से दोनों बैक व्हील्स का नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आप खुद से करिएगा, NF और NB की वैल्यू निकाल के 2 से डिवाइड कर देना, तो हर एक व्हील के ऊपर ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, find the moment of inertia of a sphere about a tangent to the sphere. Given the moment of inertia of the sphere about any of diameters to be 2/5 mr square. तो डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है और टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, और रेडियस दिया हुआ है स्फीयर का। क्वेश्चन 7.10 का ए पार्ट, जैसे ये सपोज करिए स्फीयर है, ये इसका डायमीटर हो गया और ये इसकी टेंजेंट हो गया। अभी हमने सबसे पहले क्वेश्चन में पढ़ा था कि जो इसका सेंटर ऑफ मास है वो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है, तो जो डायमीटर है वो ज्योमेट्रिकल सेंटर से पास करेगा, यानी कि सेंटर ऑफ मास से पास करेगा। ठीक है, इस डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है 2/5 mr स्क्वायर, और इस टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा। तो देखिए, ये जो टेंजेंट है ये इस डायमीटर के पैरेलल होगी, ये पैरेलल एक्सिस उनमें से एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास करता है, इसकी रेडियस कैपिटल आर दी हुई है, यानी कि डी की वैल्यू कैपिटल आर के इक्वल होगी। तो इसमें अगर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो ये होता है टेंजेंट इसके अबाउट जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो सेंटर ऑफ मास से जाने वाला जो एक्सिस होगा उसके अबाउट जो होगा, फिर m इंटू डी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होगा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया 2/5 mr स्क्वायर, और d की वैल्यू r के इक्वल होगी, तो ये भी mr स्क्वायर हो गया, तो 5 + 2 7/5 mr स्क्वायर। तो इस एक्सिस के अबाउट जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम से वो 7.5 mr स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में दिया हुआ है, given the moment of inertia of a disk of mass m and radius r about any of its diameter to be mr²/4, find the moment of inertia about an axis normal to the disk and passes through a point on its edge. तो पहले तो डायमीटर का दिया हुआ है, तो देखिए इधर जैसे कोई डिस्क है, ये कोई डिस्क है, ठीक है, इसके किसी डायमीटर से, जैसे सपोज करो इस वाले डायमीटर के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है 1/4 mr। तो जैसे इसका एक डायमीटर है वैसे इसका एक परपेंडिकुलर डायमीटर बना दीजिए, ये इसका परपेंडिकुलर डायमीटर हो गया, इसके अबाउट भी इसका 1/4 mr स्क्वायर होगा। ठीक है, अब इसके परपेंडिकुलर एक नॉर्मल, इसके प्लेन के नॉर्मल एक और एक्सिस बनाया, तो इसमें हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, तो ये I1 + I2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा, ये इसको हमने I1 सपोज कर लिया, इसको I2 सपोज कर लिया, तो हो जाएगा 1/4 mr स्क्वायर प्लस 1/4 mr स्क्वायर, तो इसका हो गया 1/2 mr स्क्वायर। तो इसके सेंटर से इसके नॉर्मल यानी कि इसके परपेंडिकुलर जो एक्सेस पास करेगा उसका 1/2
2mr² हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब उसने पूछा है इससे आगे कि find its moment of inertia about an axis normal to the disk and passing through a point on its edge। तो इसका जो एज है वो ये हो गया। अब इसके नॉर्मल यानी कि इसके परपेंडिकुलर, इसके प्लेन के नॉर्मल यानी कि इसके परपेंडिकुलर और इसके एक एज से पास करने वाला है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पूछा गया कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। इसको मैंने आई डैश सपोज कर। तो अब इसमें भी हम ये वाली जो डिस्टेंस है ये आर दी हुई है, तो बिल्कुल यही सिचुएशन बन गई अब तो देयरफॉर आई डैश इज इक्वल टू आई प्लस md स्क्वायर यानी कि mr स्क्वायर। तो ये हो गया हाफ mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/2 mr स्क्वायर। तो इसमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से पहले हम सेंट्रल नॉर्मल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, और जब इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा तो इसके एज के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसमें दोनों थ्योरम की एप्लीकेशन है। ठीक है बेटा, आप अब इसके आगे के क्वेश्चंस भी ट्राई कर लीजिएगा, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट क्लास हम थोड़ा 15 मिनट पहले रखा करेंगे, आगे से 5:15 स्टार्ट करेंगे, 5:15 to 6:30, 15 मिनट का टाइम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो 5:15 बजे से नेक्स्ट क्लास। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू सर। ओके।